Hello students, this is the seventh video of the chapter इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मैं आपको 6 वीडियो शेयर कर चुका हूँ, तो ये इस चैप्टर की सेवेंथ वीडियो होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए टॉपिक है ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज रिफॉर्म्स। तो ट्रेड मीन्स क्या होता है, व्यापार, और कैपिटल फ्लो क्या होता है, मनी का फ्लो होना, और उसमें क्या क्या हम रिफॉर्म करते हैं, क्या क्या सुधार करते हैं। ठीक है। इट वाज आल्सो रियलाइज्ड दैट, इस बात को हम एहसास कर चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी कुड नो लॉन्गर ग्रो इन आइसोलेशन। तो इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल आइसोलेट होकर के, साइलेंट होकर के घर बैठे ही डेवलप नहीं हो सकी। प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वाज नो लॉन्गर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडियन इकोनॉमी का, या सॉरी देखिए, इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वाज नो लॉन्गर कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा नहीं दिया था। इंडिया हैड टू इनकरेज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाई, तो इंडिया को एक इंटरनेशनल कंपटीशन करना पड़ा, यानी कि अपने ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हम डेवलप नहीं हो सके, हमें क्या करना पड़ा, देखिए इंटरनेशनल कंपटीशन बाय। अब क्या क्या पॉइंट रहे इसमें, देखिए इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज में एक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके, एफिशिएंसी मतलब एक निखार लाना होता है, बहुत अच्छा ही काम करना होता है, तो एफिशिएंसी ला करके। सेकंड पॉइंट क्या है, अट्रैक्टिंग मॉडर्न एंड बेटर टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्नाइजेशन को अट्रैक्ट करना और अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ये दो ऐसे पॉइंट रहे। इन सबको अपना करके हमने इंटरनेशनल कंपटीशन शुरू कर दिया। फॉर दिस इंडियन इंडस्ट्रीज नीडेड टू ट्रांसैक्ट फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस सब के लिए क्या था, इंडिया की इंडस्ट्रीज को क्या जरूरत थी, ट्रांसैक्ट फ्रीली विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बचे हुए देश में या बचे हुए पूरे संसार में हमें फ्री होकर के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत थी। ट्रेड वाज ओपनड अप, व्यापार ओपन कर दिया गया, एंड कैपिटल फ्लोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर एनकरेज विद द फॉलोइंग मेजर्स। तो नीचे दिए गए उपाय जो किए जा रहे थे, इन सब के साथ कैपिटल फ्लो एनकरेज किया गया। किस तरह एनकरेज करा हमने कैपिटल फ्लो को, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ्स, कस्टम ड्यूटीज या टैरिफ में कमी लाना। तो कस्टम ड्यूटी जो टैक्स होता है उसमें कमी करके किस तरह एनकरेज किया हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। अप टू 1990 तक द पीक रेट्स ऑफ कस्टम्स टैरिफ हैड बीन एज हाई एज 300%। तो 90 तक टैरिफ और कस्टम रेट्स क्या, देखिए 300% तक हाई हो चुका था। दीज वर रिड्यूस्ड टू 150%, और ये 2007-8 में 150% रहा। इन 2018 में इट वाज एस्टिमेटेड एट 7% ऑन एन एवरेज एज पर WTO। तो WTO के अकॉर्डिंग ये 2018 में 7% रह गया था कस्टम रेट, एंड 6.3% ऑन एन एवरेज एज पर द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये एवरेज 6.3% था। एन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो GST से कहा गया, देखिए इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST से कहा गया, इज अप्लाइड ऑन ऑल इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया। तो इंडिया में सभी इम्पोर्ट्स पर ये IGST अप्लाई कर दिया गया था। इवन एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिड्यूस्ड, यहाँ तक कि देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी कम किया गया था। सो इंडियन एक्सपोर्ट्स आर मोर कम्पिटिटिव इंटरनेशनल, जिससे क्या होगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट इंटरनेशनली और ज़्यादा कम्पिटिटिव हो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, देखिए अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा। देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का कोटा भी था, कोटास या क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो कोटा क्या होता है, इम्पोर्ट पर एक सर्टेन क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन लगाना, यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट वर मेंटेन किया गया,
एन एक्सपोर्टर कुड नॉट एक्सपोर्ट मोर देन द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो एक निश्चित अमाउंट आउटपुट से ज़्यादा कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। द रिमेनिंग प्रोडक्शन हैड टू बी सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो बचा हुआ प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में बेचना होता था, ये जरूरी है। मान लीजिए कोई भी कंपनी 100 कार्स बनाती है तो सभी 100 कार एक साथ वो दूसरे देश में नहीं बेच सकती, इंडिया में भी घरेलू मार्केट में भी उसे बेचना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक कोटा तय कर दिया गया। सिमिलरली एन इम्पोर्टर हैड टू फेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स। तो ठीक उसी तरह इम्पोर्टर को इम्पोर्ट लेवल के आधार पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता था। अंडर द एनईपी के अंडर में दीज क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस्ड। तो ये क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस एंड रुकावटें बहुत तेज़ी से कम हुई एंड डन अवे विद इन सर्टन गुड्स सच एज इन मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ऑल कोटाज हैव बीन विड्रॉन सिंस 2001। तो ये सभी कोटाज 2001 तक विड्रॉन कर दिए गए थे। क्यों कर दिए गए? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेजी से हो। नेक्स्ट पॉइंट दिखाते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन कैसे हुआ? द गवर्नमेंट हैड आल्सो लिबरलाइज्ड कैपिटल फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने FDI से कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत ही तेजी से लिबरलाइज कर दिया एज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो कि एक एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म का हिस्सा था। मैनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNCs आपने क्लास 10th में मैंने समझाया था आपको। देखिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सच एज रेनॉल्ट, मार्क्स एंड स्पेंसर एक्सेट्रा। तो ऐसी कंपनियां इनको इन्वेस्ट करने की पूरी छूट दे दी गई। सिंपली इसे कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फोर्थ पॉइंट इस टॉपिक का, रिलैक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। इम्पोर्ट लाइसेंस में रिलैक्सेशन दिया गया। अर्लियर इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड लाइसेंस। इससे पहले इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत होती थी या परमिट्स फॉर इम्पोर्ट्स, या जिसे इम्पोर्ट का परमिट कहा जाता था। अंडर द NEP के अंडर में मैनी गुड्स हैड बीन रिड ऑफ द नीड फॉर गवर्नमेंट लाइसेंस। तो बहुत सी चीज़ों को गवर्नमेंट लाइसेंस से छुटकारा मिला था। दिस हैड एनकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज। सो तो इससे क्या हुआ? इंडियन इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा मिला, जिससे कि रॉ मटेरियल और इनपुट्स कम से कम प्राइस पर मेड देम एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव, तो उन्हें अच्छी मात्रा में मिल सके। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या होता है। ये हम 8th वीडियो में पढ़ेंगे आगे। देखिए ये 7th वीडियो यहीं तक रहेगी। ओके।